शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम आज की जो शुरुआत है साइंस वाले हिस्से के साथ में होने वाली है, क्योंकि संडे का जो न्यूज़पेपर रहता है साइंस पर ही ज़्यादा आधारित रहता है। पहली न्यूज़ जो डिस्कस करने वाले हैं वो एवियन इन्फ्लुएंजा की बीमारी से रिलेटेड है, जिसको हम शॉर्टकट में H5N1 की बीमारी भी बोलते हैं, और इसका जो अन्य नाम है बर्ड फ्लू भी है। हम ऐसी बीमारी को रिफ़र कर रहे हैं जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के माध्यम से फैल रही है। उस बीमारी को हम बर्ड फ्लू या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। इनफ्रीक्वेंटली ये जो वायरस होता है ना, ये इन्फेक्ट कर सकता है मैमल्स को। कहाँ से फैलेगी ये बीमारी? बर्ड से मैमल्स में फैलती है, इसलिए हम इसको जूनोटिक डिसीज भी बोलते हैं। तो देखा जाए कभी कभी क्या होता है, ये जो वायरस होता है ना, ये बर्ड से कहाँ फैलता है? मैमल्स में, मतलब स्तनधारियों में ये फैल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बोल रहे हैं कि चमगादड़ से इस बीमारी का प्रसार हो रहा है, चमगादड़ जिस पेड़ में रहा था, चमगादड़ ने जिस फल को खाया है, उसके संपर्क में यदि कोई व्यक्ति आता है तो जाहिर सी बात है ये जो वायरस है चमगादड़ से इंसानों में फैल जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं ये जो बीमारी है वो कैसे करके फैल रही है? बर्ड्स के माध्यम से मैमल्स को फैल रही है। इसको हम स्पिल ओवर बोलते हैं। एंड रेयरली, ऐसा बहुत कम ही होता है कि ये मैमल्स टू मैमल्स फिर फैले, लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती हैं जहाँ पर ये वायरस इंसानों से इंसानों में फैल सकता है, स्तनधारियों में फैल सकता है। एवियन इन्फ्लुएंजा का एक सब टाइप होता है जिसको हम H5N1 बोलते हैं। इसमें काफ़ी पोटेंशियल है कि ये अदर मैमल्स को इन्फेक्ट कर सकता है, जैसे कि मिंक्स की बात करें, फेरेट्स की बात करें, सील्स की बात करें, डोमेस्टिक कैट। इसके साथ साथ में अदर्स भी चीज़ें हो सकते हैं, अदर एनिमल भी हो सकते हैं यदि वो इन्फेक्टेड मैमल के कांटेक्ट में आए हैं। इन्फेक्टेड बर्ड एंड उनका जो मलमूत्र रहता है उसके संपर्क में आ जाए, या फिर इन्फेक्टेड बर्ड का जो काराकासिस होता है जिसको हम सव बोलते हैं, उससे भी ये वायरस फैल सकता है। इंसानों में कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं? तो देखिए, माइल्ड से लेकर के सीवियर इसके असर हमको देखने को मिलते हैं। इसका जो असर है मध्य से लेकर के बहुत घातक हो सकता है। जैसे कि आपको फीवर है, कफ है, आपका जो थ्रोट है वो भरा भरा लग रहा है, ठीक है, खराश है, एंड आपको मसल्स में पेन हो रहा है, एंड नौसिया, नासिया का मतलब होता है मितली आना, एंड पेट में दर्द होना, डायरिया, वोमिटिंग इत्यादि इसके लक्षण हो सकते हैं। कुछ सीवियर रिस्पायरेटरी स्वास्थ्य से संबंधित इलनेस भी हो सकती है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत जाना, ठीक है, न्यूमोनिया होना, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होना, वायरल न्यूमोनिया होना, एंड आल्टर्ड मेंटल स्टेटस। आपका जो मेंटल है ना, दिमाग है, वो भी इससे प्रभावित हो सकता है। एंड सीजर्स, मतलब दौरे आना। अब हम सीधे चलते हैं न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ। तो न्यूज़ में बताया जा रहा है एवियन इन्फ्लुएंजा में भी अब कुछ कुछ हमको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मेजर इवोल्यूशनरी चेंजेस यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। एक रिसेंट स्टडी है जिसको पब्लिश किया गया है नेचर पत्रिका में। यहाँ से काफ़ी मेजर चेंजेस हमको देखने को मिले हैं इन द इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन ऑफ हाईली पैथोजेनिक एवियन H5 इन्फ्लुएंजा वायरस। चाहे इसकी इकोलॉजी हो, चाहे इसका एवोल्यूशन हो, ठीक है, कैसे करके ये एवोल्यूट हुआ था, तो इसमें भी विकास में भी काफ़ी जो है चेंजेस हमको देखने को मिल जा रहे हैं। और इसमें एक और चेंज आ रहा है कि इसका जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है, एग्जाम्पल के तौर पर आज भारत में है, कल चाइना में फैल गया, श्रीलंका में फैल गया, इसका जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो भी प्रभावित हो रहा है। इसमें कुछ रिसर्च सामने आई है जो सजेस्ट करती हैं इसका जो एपिसेंटर रहा है इस प्रकार के वायरसेस का, अब ये एक्सटेंड होते जा रहा है एशिया से नए रीजन की तरफ में। एग्जाम्पल के तौर पर अफ्रीका में फैल रहा है, यूरोप में फैल रहा है। हाईली पैथोजेनिक एवियन H5N1 जो वायरस है, ये एक्टिव
H5N1 वायरस की जो एक्टिविटी है ना वो काफ़ी तेज़ हो गई थी ग्लोबली 2021 से ही। इसने इन्फेक्ट किया, इसने लोगों को किल किया एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वाइल्ड बर्ड एंड पॉल्यूटरी। वाइल्ड बर्ड इससे प्रभावित हो रहे हैं, हमारे मुर्गी पालन, बतख पालन इससे प्रभावित हो रहा है। इसके साथ साथ में ये मैमल्स के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है, इसमें इंसान भी शामिल है। H5N1 वायरस की यदि हम बात करें तो ये इमर्ज होके आया था चाइना में 1996 में। इसके बाद यदि हम H5 आउटब्रेक के स्केल की बात करें, कितना ये फैल सकता है वाइल्ड बर्ड में, तो इसमें हमें एस्केलेशन देखने को मिला है। एस्केलेशन देखने को मिला है मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिला है, और भी ज़्यादा तीव्र हो गया है। एशिया से परे 2014 से आप देखेंगे एशिया तक सीमित नहीं रहा है ये, लेकिन origin of the recent resurgence and underlying evolution of these viruses has been unclear। लेकिन कैसे करके ये इवोल्यूशन कर पा रहा है इस वायरस का, अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। हांगकांग यूनिवर्सिटी के विजय कृष्णा दानशेखरन हैं, ठीक है, धनशेखरन है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है, एंड और कुछ भी लोग हैं जो कि इसमें अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने एग्जामिन किया है कि इसका जो ओरिजिन है अब चेंज होते जा रहा है। इसी के साथ साथ में इसका क्या ट्रेंडिंग चल रहा है H5 आउटब्रेक का, और इसके लिए एपिडेमियोलॉजिकल डेटा यूज़ किया जा रहा है, जिसको कलेक्ट किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, टाइम पीरियड 2005 से लेकर के 2022 के बीच में। इसके साथ साथ में 10,000 इसके वायरल जीनोम का भी अध्ययन किया जा रहा है। अभी जो हाल फिलहाल में फिर से जो बढ़ोतरी हो रही है, इनको आइडेंटिफाई हम करे थे 2016-17 के दौरान में। उस समय में जीनोम एनालिसिस किया गया था, जिससे पता चला था इसका जो वायरल लाइनेज है वो ओरिजिनेट हुआ था एशिया से। वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? ये हो रही है एशिया से। लेकिन दो जो नए H5 वायरस आइडेंटिफाई करे गए हैं 2020 और 2022 में, वो अफ्रीका और यूरोप से पैदा हुए हैं। तो यहाँ की जो बर्ड पॉपुलेशन है वहाँ पर इंडिकेशन दिया है कि काफ़ी शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है H5 एपीसेंटर को एशिया से अदर कॉन्टिनेंट की तरफ में ये जा रहे हैं। कुल मिलाकर के एपीसेंटर की जो बात करी जा रही, पहले हम कहते थे कि एशिया अकेला में इसका एपीसेंटर है, यहीं से उसकी उत्पत्ति हुई है। अब ये यूरोप भी चला गया है, ठीक है, अब ये अफ्रीका की तरफ भी मूव कर रहा है। इसका जो एपिसेंटर है अब वो चेंज होते जा रहा है। इसके बाद साइंस वाली जो यहाँ पर छोटी सी न्यूज़ हम देखने वाले हैं, ये बताता है हमारा जो फूड चेन नेचुरली चल रहा है वो कैसे करके प्रभावित हो सकता है। यहाँ आपको एक सिकाडा वर्ड यूज़ किया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, छोटी सी, एकदम छोटी सी मक्खी जैसी आप इसको बोल सकते हैं, ये दिखाई दे रही है ना। तो सिकाडा से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, इसको यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कशन करने वाले। द पीरियोडिकल मास इमरजेंस ऑफ सिकाडास इन ईस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिकन फॉरेस्ट। अमेरिका के नॉर्दर्न अमेरिका के फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर टाइम में हम देखते हैं कि सिकाडा की वृद्धि होने लग जाती है। लेकिन ये जो वृद्धि हो रही है, फॉरेस्ट का जो फूड वेब है, फॉरेस्ट का जो जाल बना हुआ है कि सिस्टम ऐसा चलता है, ये इसको खाता वो उसको खाता है, ये जो सिस्टम बना हुआ है इसके ऊपर कैस्काड इफेक्ट डाल सकता है, ये इस चीज़ को प्रभावित कर सकता है। 2021 में एक स्टडी जारी करी गई थी ब्रूड एक्स सिकाडा इमरजेंस के ऊपर में। इस स्टडी में बताया जा रहा है कि यदि कोई इंसेक्ट ईटिंग बर्ड है, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड की हम बात कर रहे हैं, कोई चिड़िया है जो कि इंसेक्ट को, कीड़ों मकोड़े को खा रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम सिकाडा की बात कर रहे हैं, चिड़िया ने इसको खाया,
and thus shift their focus away from their as usual repast। लेकिन नॉर्मली क्या है, ये इसको नहीं खाते थे, पहले किसी और चीज़ को खाते थे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, कैटरपिलर को ये खाते थे। अब कैटरपिलर को ना खा कर के ये सिकाडा को खाने लग गए हैं। अब इससे क्या होगा, ये जो कैटरपिलर है ना, ये पेड़ की पत्तियों को तेज़ी से खाना चालू कर देंगे। और जाहिर सी बात है, यदि पेड़ की पत्तियां नष्ट हो रही हैं, होते जा रही हैं, तो इससे सीधा सीधा जो असर है पेड़ की लाइफ के ऊपर पड़ता है। क्योंकि पेड़ के भोजन बनाने वाले हिस्से ही यदि ख़त्म हो जाएंगे तो पेड़ फिर ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। इसके बाद अगली जो न्यूज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं वो पक्षियों के प्रजनन और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर लैंडस्केप अभी जो चल रहा है, एग्रीकल्चर का जो माहौल चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसके चलते चलते बर्ड का जो नेस्ट सक्सेस है, बर्ड्स जो नेस्ट दे रहे हैं, घोंसला दे रहे हैं, वो कितना सक्सेस हो पा रहा है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो बढ़ते जा रहा है, इससे जो नेस्टिंग सक्सेस है बर्ड्स का वो घटते जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट में लगभग 50% हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर लैंडस्केप में, बट नॉट फॉरेस्ट। जो चीज़ खेत में दिखाई दे रही है, ये चीज़ हमको फॉरेस्ट में दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि फॉरेस्ट में खेती नहीं हो रही है, खेती हो रही है गांव देहात शहर के किनारे किनारे में। और उसी के आजू बाजू में जो चिड़िया पहले नेस्टिंग का काम करती थी, घोंसला देती थी, आज के समय में हम देखेंगे कि वो उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहा है। फाइंडिंग निकल कर के ये आ रही हैं कि जो फ्यूचर वार्मिंग है, आने वाला समय जो और भी ज़्यादा गर्म होते जा रहा है, इसके चलते चलते निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है हैबिटाट कंजर्वेशन ऑन बर्ड फिटनेस among species of conservation concern in human dominated landscape। human dominated landscape में काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है पक्षियों की नेस्टिंग में। यदि जो इंसुलेटिंग ट्री कैनोपीज हैं या फिर अदर जो कॉम्प्लेक्स माइक्रो हैबिटाट हैं, इनको रिमूव कर दिया जाता है, मैनी फॉर्म ऑफ हैबिटाट कंजर्वेशन कैन एक्सपोज स्पीसीज टू मोर प्रोनाउंस्ड क्लाइमेट एक्सट्रीम। अब जो कैनोपीज़ की हम बात कर रहे हैं या फिर अदर कॉम्प्लेक्स माइक्रो हैबिटाट की बात कर रहे हैं, उनको आप हटाते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, तो इनसे और भी ज़्यादा जो क्लाइमेट एक्सट्रीम है ना, उसका असर पक्षियों के ऊपर पड़ने वाला है। इसके बाद साइंस वाली जो अगली न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली हमारे यूनिवर्स से रिलेटेड है। हमें जो ब्राइट फास्ट रेडियो बर्स्ट देखने को मिलता है, रेडियो तरंगे, रेडियो में जो विस्फोट हो रहा है, उससे रेडियो जो तरंगे निकल रही हैं यूनिवर्स में, वो कैसे करके संभव हो पा रहा है। नॉर्मली हम देखते हैं कि हाई एनर्जी वाली फास्ट रेडियो बर्स्ट होता है हाई रेडशिफ्ट गैलेक्सी से। रेडशिफ्ट गैलेक्सी से हम देख रहे हैं कि रेडियो तरंगे या फिर रेडियो एनर्जी निकल रही है। इसने हमें एक न्यू इनसाइट दिया है, एक नया कहना चाहिए एंगल दिया है कि हम अध्ययन करेंगे यूनिवर्स को। नॉर्मली जो FRBM एमिशन है, उस चीज़ को ये चीज़ चैलेंज करती है। FRBS के हिसाब से यदि हम देखें तो जो रेडियो एमिशन हो रहा है डिस्टेंट एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सोर्सेस से, उसका ब्रीफ में पल्सेस है। इस पल्सेस से ये निकल रही हैं, इस रेट से ये रेडियो तरंगे, रेडियो एनर्जी निकल रही है डिस्टेंट एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सोर्सेस से। वैज्ञानिक लोगों ने लोकलाइज किया था सोर्स ऑफ द पार्टिकुलरली ल्यूमिनस बस्ट FRB 2022-610 A to a galaxy with a complex morphology located at redshift about 1.01।
दिस FRB इज हायर देन व्हाट इज प्रिडिक्टेड बाय द मैकार्ट रिलेशन। तो यहाँ पर एक कहना चाहिए हमने मॉडल तैयार किया था और ये मॉडल नेचुरली मॉडल वाले से समानता रख रहा है। इसने ये सिद्ध कर दिया है कि ये जो FRB तैयार किया गया है ये काफ़ी हायर है, जो कि पहले कभी मैकार्ट रिलेशन के द्वारा बताया गया था। काफ़ी एकदम डीपली साइंस वाली चीज़ है। इसको बस मोटे मोटे तौर पर हम ये समझ सकते हैं, FRB एमिशन क्या है, ठीक है, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक एमिशन से क्या चीज़ निकल रहा है। कोई यूनिवर्स में कोई पदार्थ है जिसको हम एक्स्ट्रा गैलेक्टिक एमिशन बोल रहे हैं, उसने रेडियो तरंगों को निकाला है। मोटे तौर पर हम यहाँ पर यही चीज़ समझ सकते हैं। इसके बाद वाली भी जो न्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ये इसको भी देखा जाए तो पार्टिकुलरली ये भी हमारी साइंस से ही रिलेटेड है। यहाँ पर हम इसरो के गगनयान मिशन से रिलेटेड चीज़ें देखने वाले हैं। तो गगनयान जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लॉन्च किया जाने वाला एक मिशन है, जिसके माध्यम से हम इंसानों को अंतरिक्ष में लेकर के जाने वाले हैं। गगनयान मिशन के अंतर्गत हमने क्या शेड्यूल रखे हैं कि इसके अंतर्गत हम 3 फ्लाइट भेजने वाले हैं अर्थ के ऑर्बिट में। इसके साथ साथ में बताया जा रहा है यहाँ 3 में से 2 अनमैन्ड फ्लाइट रहेंगी और 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रहेगी। शुरू की जो 2 फ्लाइट हम भेजने वाले हैं उसमें हम सोचे हैं कि शुरू में ही हम इंसानों को नहीं भेजेंगे। शुरू में हम जो है बिना इंसानों के यान को अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं। गगनयान सिस्टम मॉड्यूल की बात करें, जिसको हम ऑर्बिटल मॉड्यूल बोल रहे हैं, यहाँ पर इसमें 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट बैठेंगे, इसमें इंक्लूडिंग रहेगी एक वुमेन। इसको हम कहाँ पर घुमाने वाले हैं, तो इसको हम भेजेंगे अर्थ सर्किल, जिसको बोल रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट। इसकी हाइट है 300 से लेकर के 400 किलोमीटर और अर्थ से इसकी हाइट है 300 से 400 किलोमीटर और 5 से 7 दिन के लिए इनको भेजा जाएगा। पेलोड की यदि हम बात करें, पेलोड में क्या क्या चीज़ शामिल है, इसमें हमने एक क्रू मॉड्यूल बनाया है। तो ये एक प्रकार से स्पेस क्राफ्ट ही है जो कि इंसानों को ले जा सकता है। इसके बाद सर्विस मॉड्यूल है, पावर्ड बाय 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन। इसको 2 प्रोपेलेंट इंजन के माध्यम से पावर दी जाएगी। इसके साथ साथ में जो पेलोड है ना, इसमें हमने इमरजेंसी एस्केप एंड इमरजेंसी मिशन अबॉर्ट दोनों चीज़ों की व्यवस्था करी है। ठीक है, एस्केप का मतलब ये है इमरजेंसी वाली कंडीशन में आप कैसे करके इससे निकल सकते हैं। लॉन्चिंग की यदि हम बात करें तो लॉन्चिंग के लिए हमने GSLV Mk3, जिसको हम LVM शॉर्टकट में LVM3 बोलते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो ये 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसका यूज़ किया जाएगा गगनयान की लॉन्चिंग के लिए, एज इट हैज़ द नेसेसरी पेलोड कैपेबिलिटी, क्योंकि इसके पास में काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी है। हमारे यहाँ के जो अंतरिक्ष यात्री हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनके बारे में बात करें तो ट्रेनिंग का प्रोग्राम हम रसिया में सेट करे हैं। जून 2019 में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ऑफ इसरो, इसके साथ साथ में रशियन गवर्नमेंट की कंपनी ग्लाव कोस्मोस, इन्होंने साइन किया था एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि इंडिया के लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें इंक्लूडिंग है रशियन सपोर्ट इन द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। रसिया ही हमें बताएगा कि कौन लोगों को भेजना चाहिए, कैसे उनका जो मेडिकल है कैसे होगा, स्पेस की ट्रेनिंग कैसी होंगी। दो चीज़ यहाँ पर हमें देखना ज़रूरी है। देखिए, कैंडिडेट स्टडी करेंगे सुयोज सिस्टम की डिटेल के बारे में, सुयोज मैंड स्पेसशिप के बारे में कि ये क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हमको रहना है। इसके साथ साथ में इनको ट्रेन करेंगे हम शॉर्ट टर्म वेटलेसनेस के बारे में कि कैसे करके आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो आपका जो शरीर है हल्का फील होगा, और इसके लिए सेकेंड 76 MD के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। सुयोज क्या है? सुयोज एक रशियन स्पेस क्राफ्ट है। सुयोज कैरी करता है लोगों को एंड सप्लाई टू
एंड फ्रॉम द स्पेस स्टेशन, यहाँ से अंतरिक्ष में भेजेगा, वहाँ से लोगों को लाने का काम करेगा। वहीं सेकंड 76 MD की बात करें, एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लान है। इसको स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है पैराबोलिक फ्लाइट के लिए ऑफ ट्रेन एस्ट्रोनॉट एंड स्पेस टूरिस्ट। ऐसे लोग जो कि एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, स्पेस टूरिस्ट के तौर पर जाना चाहते हैं, तो उनको इसी में ट्रेनिंग दी जाती है। इसका नाम है सेकंड 76 MD के। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ में बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल में हम सोचे थे कि 3 फ्लाइट हमको लेना है। यदि गगनयान में हमको इंसानों को भेजना है तो उससे पहले हम 3 फ्लाइट लेंगे, 1 2 3, तीसरे नंबर में हम इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं। तो हाल फिलहाल में हम एक छोटी सी उड़ान भरे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है इसके पहले टेस्ट फ्लाइट को, और यहाँ पर हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। ए क्रू एस्केप सिस्टम फॉर द गगनयान मिशन दैट एम एट पुटिंग ह्यूमन इन स्पेस। इसका उद्देश्य क्या है? इंसानों को हम कैसे करके स्पेस में लेकर के जा सकते हैं। फिर वही बताया जाता है कि मौसम ख़राब रहा था, इसके चलते चलते हम जो है ये फ़्लाइट नहीं कर पाए थे। टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन की बात करें, फर्स्ट TVD1 जिसको बोला गया, ये जो फ़्लाइट हम लगाए हैं, इस बार उड़ान भरे हैं, मीन टू सिमुलेट एन एबॉर्ट सिचुएशन एंड डेमोन्स्ट्रेट द सिस्टम टू सेफली कैरी द क्रू मॉड्यूल आउट ऑफ द व्हीकल इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी वाली कंडीशन में कैसे करके हम अपने क्रू को बोलेंगे कि आप कैसे करके बाहर निकलेंगे यदि कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश से रिलेट करती है। तो हिमाचल प्रदेश में हमको एक रेयर बटरफ्लाई देखने को मिली है जिसका नाम है पेंट ब्रश स्विफ्ट। देख सकते हैं, पेंट ब्रश स्विफ्ट। पेंट के ब्रश के जैसे ही इसका कलर है। तो जो पेंट ब्रश स्विफ्ट है ये बहुत कम ही हमको देखने को मिलती है। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में। होम टू 25% ऑफ बटरफ्लाई स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। इंडिया में देखा जाए 25% बटरफ्लाई की प्रजाति पाई जाती हैं। 120 ऑफ बटरफ्लाइज हैव बीन डॉक्यूमेंटेड बाय द वाइल्ड भट्टियात प्रोजेक्ट इन 2022। वाइल्ड भट्टियाट प्रोजेक्ट 2022 के माध्यम से हमने 120 किस्म की बटरफ्लाई की पिक्चर खींची है या फिर प्रजाति हमको देखने को मिली है। एक बटरफ्लाई जो कि रेयर है वेस्टर्न हिमालयास में, जिसका नाम है पेंट ब्रश स्विफ्ट। इसको फोटोग्राफ किया गया है एंड डॉक्यूमेंट किया गया है पहली बार हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इस स्टेट में हमको 25% टोटल नंबर ऑफ बटरफ्लाई स्पीसीज देखने को मिल जाएंगी। पूरे भारत भर में 75% है, तो 25% है मात्र हिमाचल प्रदेश में बटरफ्लाई की प्रजाति। पेंट ब्रश स्विफ्ट की बात करें, एक बटरफ्लाई की स्पीसीज है जो कि हेस्पेरिडाई फैमिली से आती है। इसको हमने देखा एंड फोटोग्राफ किया था सेकेंड वीक ऑफ द अक्टूबर ड्यूरिंग ए फील्ड सर्वे कंडक्टेड अंडर द वाइल्ड भट्टियाट प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय द भट्टियाट फॉरेस्ट रेंज ऑफ डलहौजी फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भट्टियाट फॉरेस्ट रेंज डलहौजी फॉरेस्ट डिवीज़न की तरफ से ये प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम है भट्टियाट प्रोजेक्ट। इसी के माध्यम से हम तितलियों को स्पॉट कर पाए हैं। स्पीसीज़ की यदि हम बात करें, ये हमें कभी भी हम फोटोग्राफ नहीं ले पाए थे हिमाचल प्रदेश में जब इसकी डिस्कवरी की गई थी 1878 में। उसके बाद सीधे सीधे 2023 में हमको देखने को मिल रही। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने इसकी फ़ोटोग्राफ करी है, फ़ोटो खींची है एंड इसकी डॉक्यूमेंटिंग का काम हमने करे हैं।